मुझे आता नहीं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप सभी बच्चों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुबह हमने अपनी क्लास में पाठ गद्य खंड से पाठ 2 बाल गोविंद भगत का हम अध्ययन कर रहे थे। अब हम उसी की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए आगे की जो पाठ है अपना वो पढ़ते हैं। कि पहले हमने राम वृक्ष बेनीपुरी है उनका परिचय पढ़ा था। अब उसके बाद में बाल गोविंद भगत है। हेलो, क्या? अच्छा, बाल गोविंद भगत कैसे थे और उनका व्यक्तित्व कैसा था और किस तरीके से वो अपना गुजारा करते थे, किस तरह से वो अपनी जो फसल होती थी उनको साहब को भेंट करते थे, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे का अपना एक मिनट सर, बच्चों का फोन आ रहा है कि वो लिंक ओपन नहीं हो रहा। अब हम आगे हैं वो आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। भादों के महीने में क्या होता है? मूसलाधार बारिश होती है। तो लेखक बता रहे हैं कि भादों की वह अंधेरी रात थी और थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार वर्षा हुई थी, खत्म हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती थी। कि जो बादलों की गरज थी, बिजली की तड़प थी, वो हमने भी सुनी थी, लेकिन जो उनकी झंकार थी तो वो है वो दादरों की जो टटर है, दादुर यानी मेंढक होते हैं, तो मेंढक की जो आवाज़ें थी वो भी बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है शोर, शोर में डुबो नहीं सकती थी। उनकी जो खंजड़ी थी वो दिमक दिमक बज रही थी और वे गा रहे थे और आनंदित हो रहे थे। फिर है वे गोदी वे उनकी खंजरी डमक डमक बज रही थी और वे गा रहे हैं। गोदी में पीवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है। किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका वह गाना अंधेरे में अकस्मात को क्रोध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। बाल गोविंद भगत हैं वो जाग रहे हैं क्योंकि उनका संगीत है वो जाग रहा है और वे गा रहे हैं, बाल तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। अब अपना प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि कार्तिक के कौन से महीने में उनकी प्रभातियां हैं वो शुरू हो जाती थी और कब तक चलती थी। तो बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां हैं, प्रभातियां किसे कहते हैं? जो सुबह गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें जो सुबह गाए जाने वाले जो गीत हैं, जो भजन हैं, उन्हें कहते हैं प्रभातियां, जो सुबह के समय ही गाए जाते हैं। तो कार्तिक महीने में वो ये उसका उत्तर होगा कार्तिक आया कि नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती है, यानी फागुन के महीने तक वो चला करती है। कब से शुरू होती है? कार्तिक के महीने से शुरू होती है और फागुन तक चलती है। और वह कार्तिक महीने से क्या शुरू करते हैं वो देखिए। इन दिनों वह सवेरे ही उठते,
न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उसका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर भर सब पर कुहासा छा रहा था। तो इसमें आगे बता रहे हैं कि जो बाल गोविंद भगत थे वो कार्तिक मास में पता नहीं किस वक्त जगते और नदी स्नान को चले जाते थे। यानी वो कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान के लिए जाते थे। कितनी दूर जाते थे? 2 मील की दूरी पर जाते थे और फिर वहां से क्या करते? नहा धोकर बैठ जाते और गांव के बाहर ही ये पोखर के एक ऊंचे भिंडे पर अपनी खजरी लेकर जा बैठते। जो एक टीला बना होता है या जो एक मिट्टी का टीला बना होता है और उस पर वो ले जाकर बैठ जाते और गाने टहराने लगते। अपने जो गाने हैं, प्रभातियां हैं, वो शुरू कर देते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक बता रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, कि मेरी आदत क्या थी कि मैं सुबह लेट तक सोता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। किंतु एक दिन क्या था? माघ के महीने में अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो लेखक ने देखा कि माघ का इतना महीना था, उतनी भयंकर ठंड पड़ रही थी जिसमें दांत किटकिटाते हैं। उस किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत है वो बज रहा था। तो लेखक ने जब वो देखा कि इतनी ठंड में भी इतनी उनके संगीत की आवाज आ रही है, तो भी वह उठे और वहाँ उस पोखर तक चले गए जहाँ पर बाल गोविंद भगत है वो भजन गा रहे थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। अभी आसमान के तारों को बुझे नहीं थे। आसमान के तारों को बुझने से मतलब क्या है कि अभी मतलब सुबह नहीं हुई थी, रात ही थी। तो जो आसमान में जो तारे थे वो यूं के यूं ही दिखाई दे रहे थे और पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। हाँ, पूरब खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था कि इतनी ठंड हो रही थी कि खेत बगीचे थे उन सब पर कुहासा हो रहा था। यानी ठंड में आप देखते हो कि कोहरा लग जाता है, हमें कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वैसे ही कोहरा हो गया था और जो खेत थे, बगीचे थे, घर थे, वो सब कुहासे से आच्छादित थे। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था और उनका जो सारा वातावरण था वो अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह है काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजरी लिए बैठे थे। उस रहस्यमय वातावरण में वे एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह है और काली कमली यानी कंबल है ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में हो आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती और मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के शम बिंदु तब तक चमक ही पड़ते थे। और वे क्या करते थे? बाल गोविंद भगत वो इतने गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने उत्तेजित हो जाते थे कि ऐसा लगता था कि अब वो गाते गाते हैं वो खड़े हो जाएंगे। और वो लेखक कह रहे हैं कि मैं तो जाड़े में वहां गया तो देख रहा हूँ कि मैं तो जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु जो बाल गोविंद भगत थे उनके तारों के छाव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु तब भी चमक ही पड़ते थे। श्रम बिंदु से मतलब वो इतने गाते थे कि उनके पसीने की जो बूंदे हैं वो उनके मस्तक पर दिखाई देने लगती थी। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। गर्मियों में उनकी जो संझा थी वो कितनी उमस भरी रहती थी, शाम को भी न शीतल करती थी।
अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। ये तो है कार्तिक के महीने में वो क्या करते थे उसका वर्णन है। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं इसमें गर्मियों का वर्णन है कि बाल गोविंद भगत है गर्मियों में अपनी दिनचर्या कैसे व्यतीत करते थे। तो इसमें है अपने घर के आंगन में वो आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते कि अपने घर के आंगन में वो आसन जमा के बैठ गए और उस उनके गांव में कुछ उनके जो प्रेमी हैं उनको जो चाहने वाले हैं वो भी वहाँ पे जुड़ जाते थे। खंजड़िया और करतालों की भरमार हो जाती थी और एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते तो उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी। जो खंजड़िया और जो करतालों की भरमार होती थी पर यानी हाथ हाथ से भी लोग बजाते थे और जो बाल गोविंद भगत थे जब वो गाते थे तो खंजड़ी बजाते थे और उनके साथ में बैठने वाले लोग हैं वो हाथ से उनको सहयोग करते थे। फिर जब एक पद है बाल गोविंद भगत गाते तो उनके जो साथी बैठे हुए थे वो उस पद को दोबारा दोहराते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से। धीरे धीरे क्या होता बाल गोविंद भगत है वो अपने जो गाने का स्वर है वो ऊंचा करने लगते और एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से कि एक निश्चित ताल से और एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। उस ताल स्वर के चढ़ाव से क्या होते थे कि श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। श्रोता किसे कहते हैं जो अपने सुनने वाले होते हैं। जो सुनने वाले होते थे उनके मन से भी क्या होता था उनके मन में से भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। धीरे धीरे क्या होता मन है वो तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। फिर है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। उनका बाल गोविंद संगीत का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। उनका बेटा थोड़ा सुस्त था और बोदा सा था। बोदा सा यानी भोला जो टाइप होता है उसे कहते हैं कि वह सुस्त था। इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। इस कारण क्या था कि बाल गोविंद भगत है उसे और भी अत्यधिक स्नेह देते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। उनकी समझ में जो भोले आदमी होते हैं उन पर ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। बोधा यानी भोला जिसे हम कहते हैं जो कम समझदार हो। तो वो कह रहे हैं कि जिनकी समझ कम हो ऐसे आदमियों पर ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी रखनी चाहिए और प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। बड़ी साध से यानी बड़ी ही लगन से बड़ी ही मेहनत से और बड़े मन से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभंग और सुशील मिली थी और घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है उनकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतुलवश उनके घर गए देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों से कुछ तोड़कर उन पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिहराने एक चिराग जल रहा है और उसके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर वही पुरानी तल्लीनता। घर में पोतू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। अब अपना प्रश्न है हमने ये जो पैराग्राफ पढ़ा है इसमें से हमारे ये प्रश्न बन रहा है कि बाल गोविंद भगत की साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला। तो बाल गोविंद भगत की चरम साधना का उत्कर्ष उस दिन देखने को हमें मिला जिस दिन उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी
और जब लोग उनके घर गए तो उन्होंने क्या देखा कि बेटे को आंगन पर उन्होंने चटाई पर लिटाकर एक कपड़े से ढक रखा है और कुछ फूल हमेशा जैसे रोपते रहे हैं उन फूलों से में से कुछ तोड़कर उस पर उन्होंने बिखेर दिए हैं और सिरान ने उसके एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तो अपना ये प्रश्न बनता है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला? तो हमारा यहाँ से या उत्तर होगा बाल गोविंद से लेके और पूरी तल्लीनता तक। यहाँ तक आप लोग आंसर लगा लेंगे। सुनाई दे रहा है ना बेटा चिराग? हेलो हेलो, चिराग दे रहा है ना बेटा? चिराग, हेलो। फिर अपने ये है कि बाल गोविंद की मृत्यु, अपना ये जो अपने पैराग्राफ बना है इसमें से एक प्रश्न और बनता है अपना कि मृत्यु और बीमारी की खबर में क्या अंतर है। ये आया है ना कि घर में उसने एक बेटा बीमार है, उसकी खबर लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। तो इसका मतलब है कि बीमारी और मृत्यु में क्या अंतर होता है, बीमारी की खबर में और मृत्यु की खबर में क्या अंतर होता है। किसी की बीमारी का पता चलता है तो हम एक बार उसको नज़रअंदाज भी कर देते हैं। कुछ लोग जो खास होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, वो उनसे जो परिचित होते हैं वो उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जो मृत्यु की खबर है वो सबको विचलित कर देती हैं और सब लोग एक बार जरूर उनके यहाँ जाते हैं। इसीलिए मृत्यु और बीमारी की खबर में यही अंतर है कि बीमार होने पर व्यक्ति एक बार के लिए नहीं जाता, उसके कुछ परिचित लोग हैं वो अवश्य ही चले जाते हैं, लेकिन मृत्यु की खबर है वो सबको विचलित कर देती है और सब उनकी ओर जाना चाहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न अपना बना था वो मैंने आपको बता दिया था कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला। आगे पढ़ते हैं। घर में पोतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। घर में जो पोतोहू थी वो रो रही थी, जिसे क्या कर रही थी, जो गांव की स्त्रियां थी वो चुप कराने की कोशिश कर रही थी। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उन्होंने देखा कि घर में जो पोतोहू थी वो रो रही थी और जो गांव की स्त्रियां थी वो क्या कर रही थी, उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। किंतु जो बाल गोविंद भगत थे वो गाए जा रहे थे और गाते गाते क्या करते, वो कभी अपनी पोतोहू के पास चले जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। कभी कभी सोचता वह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बाल गोविंद भगत अपने बेटे की, अब अपना प्रश्न ये बन रहा है कि बाल गोविंद भगत की जब पुत्र की मृत्यु हो गई तो वो अपनी पोतोहू से क्या कह रहे थे, वो अपनी पोतोहू से कह रहे थे कि रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर कोई आनंद की बात नहीं हो सकती। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, बाल गोविंद भगत से लेके और यहाँ तक की बात हो सकती है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। मैं कभी कभी सोचता वह पागल तो नहीं हो गई, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। वो कह रहे थे कि मैं ये नहीं कह रहा था, लेकिन ये उनका विश्वास बोल रहा था, उनका ये मानना था कि मृत्यु हो जाने पर आत्मा है वो परमात्मा से जा मिलती है, इसलिए मृत्यु होने पर शोक नहीं मनाना चाहिए बल्कि उत्सव मनाना चाहिए।
तो लेखक कह रहे हैं कि मैं एक बार तो सोचता कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, ये परम सत्य है कि वास्तव में मृत्यु हो जाने पर आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है, इसलिए रोने की बजाय हमें उत्सव मनाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। चिराग सुनाई दे रहा है ना बेटा? हेलो। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। उधर पोतू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं भी इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। अब देखिए, ये जो हमने शुरू में पढ़ा था कि उन्होंने सामाजिक कुर्तियों पर भी प्रहार किया था, इसमें क्या थी कि उन्होंने अपने बेटे की क्रियाक्रम में भी तूल नहीं किया। किससे आग दिलाई उन्होंने? पोतोहू से। और तो एक ये सामाजिक जो कुर्तियां हैं उसका रूढ़िवादी जो परंपरा है उसका उन्होंने विरोध किया और अपनी पोतोहू से आग दिलवाई। दूसरा, जो ही उसकी श्राद्ध की अवधि पूरी हुई तो पोतोहू को भाई को बुलाकर उन्होंने क्या कह दिया कि आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करा दो। अब ये प्रश्न बनता है कि बाल गोविंद भगत ने पोतू के भाई को बुलाकर क्या आदेश दिया? तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, पोतू के भाई को बुलाकर उनके साथ कर दिया और आदेश देते हुए कहा कि उसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पोतूहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। वो कह रहे हैं कि वो पोतू कहती कि अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर आपके लिए भोजन कौन बनाएगा। तो फिर वो कहती कि आप बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, कि आप बीमार पड़ जाओगे तो आपको चुल्लू पर पानी भी कौन देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, आपके चरणों से मुझे अलग नहीं कीजिए। पोतोहू है वो रोती है कि आप मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। लेकिन जो बाल गोविंद भगत थे उनका निर्णय था वो अटल था कि मैं तुझे तुम्हारे भाई के साथ भेजूंगा, वो तुझे दूसरी शादी कराएंगे। वो बहुत रोती है कि नहीं, आप अगर मैं चली जाऊंगी तो आपको पानी देने की भी, आप बीमार पड़ जाओगे तो आप एक चुल्लू पानी भी कोई नहीं देगा आपको, आप मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन वह उनकी बात को मानते नहीं है। वो कहते हैं कि मेरा निर्णय है वो अटल है, तू जा, नहीं तो मैं अपना घर को छोड़कर चल दूंगा। वो कहते हैं कि या तो तुम चली जाओ या फिर मैं अपना घर छोड़कर मैं चला जाऊंगा। तो इस निर्णय के आगे है वो बाल गोविंद भगत के इस निर्णय के आगे जो पोतू है वो विवश हो जाती है और फिर वो अपने भाई के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या कर दी, यह उन्होंने आखिरी दलील दे दी थी। यानी ये उनको ऐसे कह दिया था कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। इस फैसले के आगे जो बेचारी पोतोहू थी वह मजबूर हो गई और वह अपने भाई के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तो हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है इसमें हमने शुरू में पढ़ा था कि उन्होंने इस चीज़ का सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। तो हमने इसकी एक दो बातों से पता चला कि उन्होंने अपने पोतोहू से अपने बेटे को आग दिलाई थी। दूसरा, अपनी पोतोहू को दूसरी शादी करने के लिए अपने भाई के साथ भेज दिया था। तो इस तरह के उन्होंने सामाजिक जो रूढ़िवादी थी उस परंपरा पर प्रहार किया। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से इस चैप्टर का इतना ही अध्ययन करते हैं। पार्ट 3 का हम अगले नेक्स्ट वीक में अध्ययन करेंगे। अगर इसमें से आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से फ़ोन पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।